Hello students, in last video we had complete our topic current account and we had start capital account. Okay, so today we are going to continue with our topic capital account. Okay, so capital account में हमने क्या पढ़ा था? कैपिटल अकाउंट में कौन सी ट्रांजेक्शन्स आती है जिसकी वजह से एसेट या लायबिलिटी में कुछ चेंज आए. ओके, एंड करंट अकाउंट में क्या होता है, वो कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करती है जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफ़र से रिलेटेड हो. ओके, सो अब कैपिटल अकाउंट के अंदर आपका क्या आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है. ठीक है, सो देखते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले आपका आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इसमें क्या होता है, ऐसी परचेज हम करते हैं एसेट की जिस पे अगर हमने फॉर एग्जांपल बाहर की कंट्री में कुछ एसेट परचेज करा है तो उस पर फुल्ली हमारा कंट्रोल होगा. ठीक है, सो देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या है, रेफर्स टू परचेज ऑफ एसेट. किससे, परचेज ऑफ एसेट से रिलेटेड है. कहाँ, इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, विच अलाउ कंट्रोल ओवर दैट एसेट, जिस पे पूरी तरीके से किसका कंट्रोल होगा, हमारा. ये कंट्रोल वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें. ओके, फिर इसी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आपका सेकंड आ जाता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इसमें आपका कंट्रोल नहीं होता उस एसेट के ऊपर. ठीक है, देखो रेफर्स टू परचेज ऑफ एसेट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये भी उसी से रिलेटेड है कि आप एसेट परचेज करोगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, बट विदाउट हैविंग एनी कंट्रोल ओवर दैट एसेट. बट उस एसेट के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा. आप परचेज तो करोगे बट यू डोंट हैव एनी कंट्रोल. बट इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यू हैव कंट्रोल ओवर दैट एसेट. ओके, फिर देखो आगे क्या है, FDI और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेजिडेंट इन आवर कंट्री रिकॉर्डेड एज क्रेडिट आइटम. FDI या जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, अगर कोई नॉन रेजिडेंट जो हमारी कंट्री का नहीं है वो हमारी कंट्री में कुछ इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो हम उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट आइटम की तरह. ठीक है, क्यों, बिकॉज इट इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. इससे क्या होगा, इनफ्लो, पैसे आएंगे हमारी कंट्री में. ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज का क्या है, इनफ्लो है. ठीक है, वेयर एज FDI बाय रेजिडेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. और वही अगर हम हैं, ठीक है, हमारी कंट्री के लोग हैं, वो जाके दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा, हम उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट आइटम. क्यों, क्योंकि हमारे लिए तो वो एक्सपेंस है ना. Whereas FDI by resident in rest of the world is recorded as debit item. हम उनको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट आइटम की तरह. अगर कोई हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है आके, सो हमारे लिए तो प्रॉफिट है, ठीक है, इनकम है, सो हम क्रेडिट साइड उसको रिकॉर्ड करते हैं. क्यों, क्योंकि इनफ्लो हो रहा है कैश का. बट अगर हम जाके दूसरी कंट्री में कर रहे हैं तो क्या होगा, कैश का आउटफ्लो होगा, तो हम उसको कैसे डेबिट आइटम की तरह रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, फिर आपका एग्जाम्पल क्या है, बिल्डिंग, स्टॉक, बॉन्ड वगैरह. जैसे बिल्डिंग है, आपने दूसरी कंट्री में जाके परचेज करी, तो क्या उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल होगा, नहीं होगा. स्टॉक, बॉन्ड, ठीक है, सो ये सब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल्स हैं. तो आपने कैपिटल अकाउंट में क्या पढ़ा, कैपिटल अकाउंट कैसी ट्रांजैक्शन होती है जो एसेट एंड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करती है. ठीक है, फिर इसमें आपका आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट. फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या होता है कि जिस पे आपका कंट्रोल होता है पूरी तरीके से एसेट के ऊपर. ठीक है, एंड सेकेंड है आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. इसमें क्या होता है, ये ऐसी परचेज ऑफ एसेट है इन विच यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर योर एसेट. ओके, आपका कोई कंट्रोल नहीं होता एसेट के ऊपर. ठीक है, उसके बाद आप बता देना कि जैसे FDI एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन आके हमारी कंट्री में करता है तो कैश का क्या होगा, इनफ्लो या फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा. सो हम उसको क्रेडिट आइटम की तरह रिकॉर्ड करते हैं. एंड वही अगर हम जाके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो इट इज़ रिकॉर्डेड एज डेबिट आइटम. ओके, वही करंट अकाउंट में क्या था, करंट अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं,
export and import of goods in the sense tangible items. then services आ गई आपकी, export and import of services, उसमें क्या था, shipping, banking, for example intangible item which cannot be seen. okay, and then what is third, unilateral transfer, that is one sided transfer of money or you can say free transfer. ठीक है, तो ये था आपका टोटल करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट के बारे में. अब हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट. ओके, सबसे पहले आपका क्या है, इक्विलिब्रियम इन BOP मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट में इक्विलिब्रियम कब होगा, जब करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा ज़ीरो के इक्वल, देन यू विल से दैट इट इज़ इक्विलिब्रियम इन द BOP और बैलेंस ऑफ पेमेंट. BOT में क्या था इक्विलिब्रियम पॉइंट, व्हेन export of goods and import of goods are equal, then it is said to be in the position of equilibrium. but BOP में आपका क्या है, when current balance and capital balance is equal to zero, then you will say equilibrium in balance of payment. then आपका आता है disequilibrium in BOP. अब जब इक्विलिब्रियम में क्या है, दोनों का बैलेंस ज़ीरो है, सो इफ़ इट इज़ नॉट ज़ीरो सो यू विल से इट इज़ इन डिसइक्विलिब्रियम. ओके, सो इसमें क्या है, व्हेन बैलेंस इज़ नॉट ज़ीरो, सो कौन सी पोजीशन है वो, डिसइक्विलिब्रियम की. ओके, अब इसमें आपका दो बनता है, इक्विलिब्रियम में तो व्हेन ज़ीरो बैलेंस है, अगर ज़ीरो नहीं है ठीक है तो क्या होगा, या तो सरप्लस होगा या डेफिशिट होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, दो ही बातें हो सकती है. ठीक है, सो आपके सरप्लस BOP में क्या होता है, सरप्लस BOP में क्या होता है, ऑटोनॉमस रिसिप्ट ज़्यादा होती है ऑटोनॉमस पेमेंट से. ठीक है, फिर आपका आता है डेफिशिट BOP. डेफिशिट BOP में क्या होता है, आपकी ऑटोनॉमस रिसिप्ट कम होती है, ऑटोनॉमस पेमेंट ज़्यादा होता है किससे, ऑटोनॉमस रिसिप्ट से. सरप्लस BOP में क्या होता है, रिसिप्ट ज़्यादा होती है पेमेंट से, एंड डेफिशिट में क्या होता है, आपकी ऑटोनॉमस पेमेंट ज़्यादा होती है ऑटोनॉमस रिसिप्ट से. ओके, सोच रहे होंगे कि व्हाट आर ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स, ऑटोनॉमस वर्ड होता क्या है. सो ऑटोनॉमस में क्या होता है, ये ऐसे ट्रांजेक्शन होती है जो हम प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हैं दूसरी कंट्री के साथ. ओके, अब आगे क्या है, BOP इज़ ऑलवेज बैलेंस. बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका हमेशा क्या होगा, बैलेंस रहेगा. अगर वो इम्बैलेंस होगा तो हम उसको ठीक करेंगे. ठीक है, किसके थ्रू, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स के थ्रू. सो देखो क्या लिख रखा है, वही लिख रखा है मैंने यहाँ पे, इफ़ इम्बैलेंस करेक्टेड थ्रू अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स. BOP हमेशा बैलेंस रहेगा, अगर इम्बैलेंस है तो हम उसको करेक्ट करेंगे थ्रू अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन. Now you are thinking that what is accommodating transaction. accommodating transaction क्या होती है, ये ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जो अगर BOP के अंदर सरप्लस या डेफिशिट है, ठीक है, तो हम उसको बैलेंस करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, accommodating transactions का. इसमें बोल रखा है कि अगर BOP बैलेंस रहेगा, अगर इम्बैलेंस है तो हम किसके थ्रू करेंगे, accommodating ट्रांजेक्शन के थ्रू. ठीक है, सो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन कौन सी ट्रांजेक्शन होती है, जो कवर करती है सरप्लस या डेफिशिट को. ठीक है, सो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, छोटा सा डिफरेंस समझ लो ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन के बारे में. ठीक है, ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन क्या होती है, जो प्रॉफिट मोटिव के लिए होती है. ठीक है, ये इंडिपेंडेंट नेचर की होती है एंड इसमें करंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट दोनों अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स कौन सी होती है, ट्रांजेक्शन कवर सरप्लस और डेफिशिट, जो सरप्लस और डेफिशिट को कवर करती है, और इसके अंदर सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही आता है. इसमें करंट एंड कैपिटल दोनों, एंड इसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व करते हैं. इनको हम अबव द लाइन आइटम्स भी बोल सकते हैं एंड इनको बोलते हैं हम बिलो लाइन आइटम्स. ओके,